हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग सभी लोग। होप आप लोग इस मौसम का मज़ा ले रहे होंगे। काफ़ी अच्छा वेदर हुआ हुआ है। कुछ सवाल जवाब जैसे मेरे पास लोगों के आए थे और आ ही रहे हैं पिछले करीब। कैसे हैं आप लोग सभी लोग। हम लोग इस चीज़ पे ध्यान देंगे कि पिछली बार कुछ चीज़ें छूट गई थी, कुछ चीज़ अभी रह गया था। मैं आप सभी लोगों को जवाब नहीं दे पाया, लेकिन पिछले हफ्ते से इस हफ्ते में काफ़ी लोगों ने मेरे साथ बातचीत की। मेरे एक परम मित्र हैं, जो मेरा परम मित्र हैं, वो काफ़ी परेशानियाँ। गुड इवनिंग विकास, वेरी गुड इवनिंग, कैसे हैं आप। आपका क्वेश्चन लास्ट टाइम छूट गया तो निरंजन सिंह, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी लाइव। शमीम अंसारी जी, थैंक यू फॉर कमिंग लाइव, वॉचिंग मी लाइव, थैंक यू थैंक यू वेरी। अशोक सिंह, आपको भी थैंक यू। रितेश बिंदास, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर, थैंक यू रितेश। पिछले बार मेरे कुछ मित्र थे जो मुझसे सवाल पूछ रहे थे। थैंक यू वसीम भाई। विकास यादव, वंस अगेन थैंक यू सर, थैंक यू। मैं अपना कार्यक्रम स्टार्ट करता हूं और मैं आपसे आप सभी बोलता हूं कि आप लोग जो भी क्वेश्चंस पूछे हैं उसका मैं जवाब एक एक करके देना स्टार्ट करता हूं। पिछले बार मेरे एक मित्र हैं, वो एक प्ले स्कूल चला रहे हैं। प्ले स्कूल में उनको बड़ी दिक्कत हो रही है। प्ले स्कूल उनसे बच्चे नहीं आ रहे हैं पिछले कई दिनों से। बच्चे लोग तो खासतौर से इसमें एजुकेशन का प्ले स्कूल ग्रुप बहुत ज़्यादा मार खाया हुआ है, और इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत प्ले स्कूल्स वालों को हो रही है। किंडर गार्डन जो बच्चों को, छोटे स्कूल के बच्चे हैं, उनको दिक्कत हो रही है। देखिए, ये अभी बना रहेगा। मैं जितने भी प्ले स्कूल चला रहे हैं उनको मैं ये बोलना चाहूँगा कि ये अभी बना रहेगा और आने वाले सालों में भी बना रहेगा। हमको कुछ अलग सोचना होगा और अलग तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करना होगा। ये एजुकेशन, थैंक यू बबलू, थैंक यू सविता, थैंक यू अभिषेक साहू। आप लोग में सभी लोग लाइव आए हैं और मेरे को देख रहे हैं, मैं उसके लिए धन्यवाद कहता हूं। और आपके क्वेश्चंस मुझे मिलते हैं, काफ़ी ग्रीटिंग्स मिलती हैं मुझे, उसके लिए धन्यवाद वंस अगेन। तो प्ले स्कूल के बारे में मैं बात कर रहा था। जितने भी प्ले स्कूल्स के लोग चला रहे हैं, फ्रेंचाइजी लिए हुए हैं और उसमें आगे बढ़ रहे हैं, प्ले स्कूल खोले हुए हैं। प्ले स्कूल तो बच्चों से, बहुत छोटे बच्चों से रिलेटेड होता है और यहाँ पे छोटे बच्चे ही आते हैं, और इसलिए बच्चों की सुरक्षा देखते हुए तो हमको नहीं लगता कि अभी ये कितने, और एक आध साल तक तो मतलब अभी जब तक पूरा तरीके से कोरोना नहीं हो जाता तो ये चीज़ें ऑर्डर में नहीं आएंगी। उस तरह से एक्सपेक्ट ना करें कि प्ले स्कूल बच्चे आते थे और हमारे यहाँ पे स्कूल में पढ़े और उनको बेस्ट तरह से रहे। हाँ, इस पे कुछ टिप्स हो सकती हैं। इस पर आप किस तरह से जा सकते हैं। प्ले स्कूल वाले जितने भी लोग हैं, इन लोगों को तो ऑनलाइन इंटरेक्शन बढ़ाना ही पड़ेगा। ऑनलाइन स्कूल्स का क्लासेस का कॉन्सेप्ट लाना ही पड़ेगा और ऑनलाइन ही सारी टीचिंग और मेथोलॉजी अपनानी पड़ेगी। इसके लिए उनको सबसे अच्छा एक MIS अपने सिस्टम में लाना चाहिए। पहली बात, एक ERP इंस्टॉल करें, एक ऑटोमेटिक सारी चीज़ें जो इंटरनेट के माध्यम से उनकी क्लासेस, रूटीन, शेड्यूल्स उनके डिसाइड करें। स्टूडेंट्स जो छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चे इतने समझ नहीं होते हैं कि, थैंक यू अविनाश, बच्चे इतने छोटी उम्र में बच्चे तो समझ नहीं है, तो उनके पेरेंट्स तक कनेक्ट होने की कोशिश करें। खाली बच्चे के लिए, क्योंकि बच्चों को सहारा उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, 7 साल, 8 साल, 5 साल, इनके लिए इनके बच्चों के माँ बाप तक कनेक्ट होना पड़ेगा आपको। आप जब भी आपने उनका एडमिशन्स लिया होगा या एडमिशन्स लेने जा रहे हैं, तो माँ बाप का ज़रूर नंबर्स पे कांटेक्ट करें छोटे छोटे बच्चों के, और उनको कोशिश करें कि आप उनके द्वारा ही सारी चीज़ें, एक्टिविटीज़ उनको सर्कुलेट किए जाए। उनकी मम्मी को या उनके पापा के पास तक, अगर पापा फ्री रहते हैं, मम्मी फ्री रहती हैं, दोनों पेरेंट्स को टाइमली अलर्ट जाए, डेली असाइनमेंट्स जाएं, डेली उनके लेसन्स जाएं बच्चों के, कि वो क्या पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं, है ना। एक्टिविटीज़ अपने टीचर्स को, जो स्कूल्स की टीचर्स हैं, उन लोगों को एक्टिविटीज़ दी जाए कि वो डेली लेसन्स कनेक्ट करें बच्चों के, वीकली
सीरीज अब कुछ भी एक टेस्ट ऑर्गेनाइज करें और पेरेंट्स तक उनके साथ कनेक्ट करने की कोशिश करें। दूसरा माध्यम हो सकता है कि हम लोग आप लोग को एक, जैसे मैंने बताया, एक इंफ्रास्ट्रक्चर तो डालना ही पड़ेगा। बेसिक आजकल मार्केट में बहुत सारे अच्छे अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर्स आईटी कंपनीज आ गई हैं जो बच्चों के सारी चीज़ें ऑटोमेटेड दे रही हैं। उस पर बच्चों के डाटा को मेंटेन करें, अपने जो भी क्लासेस की शेड्यूल्स हैं उसको ऑर्गेनाइज करवाएं और उनके टेस्ट वगैरह कंडक्ट करते हुए आपको ही मेंटेन करना ही पड़ेगा। दूसरी, और जो इसके आगे ये रूटीन सभी लोग कर रहे हैं, एमआईएस सभी लोग मेंटेन कर रहे हैं, सभी लोग ऑनलाइन उसकी पढ़ाई मेंटेन कर रहे हैं, बच्चों की सब कुछ हो रहा है। इसके अलावा आपको उनके पेरेंट्स को कनेक्ट करने के लिए आपको कुछ वीकली या मंथली, जितने भी लोग प्ले स्कूल चला रहे हैं वो लोगों को एक वीकली और मंथली ऑनलाइन एक्टिविटीज में पेरेंट्स को इन्वॉल्व करें। बच्चों की ऑनलाइन वीकली एक कोई इवेंट्स एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज करें और पेरेंट्स के लिए अलग करें। इससे क्या होगा कि पेरेंट्स की एंगेजमेंट्स होंगी, पेरेंट्स की जैसी एंगेजमेंट्स होंगी तो डेफिनेटली उनके बच्चों के साथ एंगेजमेंट्स होना स्टार्ट हो जाएंगी आपके, क्योंकि आपके छोटे बच्चों का डिसीजन मेकर्स कौन है? उनके पेरेंट्स हैं। अभी आप ये तो नहीं कर सकते कि भैया पूरा लॉकडाउन है तो मतलब हम लोग बंद कर दें, ऐसा तो सवाल ही नहीं उठता है। तो आपको पेरेंट साइड्स पे कुछ एक्टिविटीज को इन्वॉल्व करिए, उनके साथ कुछ इंटरेक्शंस के लिए उनके लिए कुछ छोटे छोटे इवेंट्स बनाइए। मैं देखता हूँ कि बहुत सारे अभी स्कूल्स वगैरह हैं छोटे छोटे, वो लोग पेरेंट्स के मोहल्ला ग्रुप के मोहल्ले में जाकर, जहाँ पे छोटे बच्चे हो सकते हैं, उनके पेरेंट्स हो सकते हैं। थैंक यू आशीष चंद्रा, थैंक यू सुशांत जी, थैंक यू अविनाश फॉर कनेक्टिंग मी लाइव, है ना। इन लोगों को आप दे सकते हैं कि उनके पास उनके मोहल्ला इवेंट टाइप का कुछ ऑर्गेनाइज करवाइए, वो डाटा कलेक्ट करिए कहीं पे, और उस पर्टिकुलर एक मोहल्ले का इवेंट्स को, एक्टिविटीज को आप कंसोलिडेट करें। उस डाटा से आप क्या कर सकते हैं, उन बच्चों के, वहां पे जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको आप पेरेंट्स को फिर फाइनली कंक्लूड कर सकते हैं कि आप अपने बच्चों को भेजें। ऑनलाइन ही इवेंट एक्टिविटीज ही हो सकती हैं जिसमें आप बच्चे को बरकरार कर सकते हैं, उनके पेरेंट्स को इंटरेक्टिव बना सकते हैं, उनके माइंड को क्रिएटिव करा सकते हैं, और फिर फाइनली वो आपका एक रूटीन बनाएंगे। ब्रांडिंग बनाने के लिए सब्जेक्ट्स खाली आप 24 घंटा हर समय, हम लोग बच्चों को तो पढ़ाई नहीं करा सकते हैं। ऑनलाइन छोटे छोटे बच्चे हैं, वो छोटे क्लासेस में हैं, तो आप तो रूटीन में अपने टीचर्स को सेट किए हैं, लेसन्स दिए हुए हैं, वो अपने एग्जाम्स करवा रहे हैं या अपने क्लासेस करवा रही हैं, लेकिन आप उनको एक पार्ट हफ्ते में ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटीज, तीन जैसे अगर 7 दिन क्लास है, 6 दिन क्लास है, तो 6 दिन में आप 3 दिन आप उनको कुछ इवेंट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करविए, है ना। कभी छोटे कुछ डांसिंग कॉम्पिटिशन हो जाए या सिंगिंग कॉम्पिटिशन हो जाए, या कुछ पोएम बोलने के लिए, रिसाइट बोलने के लिए आप सोच लीजिए, या फिर त्यौहार आते हैं उस पर कुछ वो लोग वीडियोस बना के आपको असाइनमेंट में वो भेजें बच्चों के द्वारा। मम्मी पापा से बोलें कि वो अपने असाइनमेंट प्रैक्टिकल्स को मतलब वीडियो रिकॉर्ड कर दें बच्चों के और फिर वो भेज दें। तो इस तरह से क्या होगा कि चीज़ें आपकी बनी रहेंगी, आपका इंटरेक्शन बना रहेगा, बच्चों का भी 24 छोटे छोटे बच्चे हैं तो उनको भी कुछ एंगेजमेंट एक्टिविटीज़ बनी रहेंगी और वो आपके साथ रहेंगे। और इसके अलावा तो मुझे नहीं लगता कि कुछ विशेष आपको और कुछ करना पड़ेगा। मेरे ख्याल से यही एक तरीका है। और बहुत सारे ऑनलाइन हमारे यूनिवर्सिटी द्वारा एक एडू एडवांटेज करके बहुत अच्छा एक ऑनलाइन बच्चों के लिए जो टोटलर्स टाइप में होते हैं, छोटे प्ले स्कूल्स के होते हैं, उन बच्चों के लिए स्पेशली एक एनिमेटेड प्रोग्राम है, मतलब कार्टून के फॉर्म में है, सारा एनिमेशंस चैप्टर्स हैं, उसकी पजल्स हैं, उसके लर्निंग्स हैं, पोएम्स हैं, उसको प्रैक्टिस दे रखा है, फ्री में एक MIS मिलता है। अगर किसी को इस चीज़ में ज़रूरत है, हेल्प है, तो वो हमसे कनेक्ट हो सकता है। मैं अपने हमारा जो डिज़ाइंड आईसेट का एडू एडवांटेज बना हुआ है, उस एडू एडवांटेज प्लेटफॉर्म को हम लोग उन बच्चों को इम्प्लीमेंट करा सकते हैं, जिससे कि वो उस पर ऑर्गेनाइज उसमें आ जाएं और उसको अपनाएं। वो ऑटोमेटिकली रेडीमेडेड साइंटिफिकली क्रिएटेड है, उसमें आप कुछ नहीं करना। रेडीमेड प्रोडक्ट्स, मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर आपके पास कोई बेहतर विकल्प है, अगर आपके पास कोई बेहतर ऐसे डिजाइंड कंटेंट मिलते हैं और आपको लगता है कि वो इम्प्लीमेंट करना, आप वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और उसको लाके बच्चों के साथ आप शेयर कीजिए।
बच्चों के साथ आप उसमें इन्वॉल्व कीजिए, और उसमें असाइनमेंट प्रैक्टिकल्स नॉट ओनली रिलेटेड टू दिस स्टूडेंट्स के लिए है, बट टीचर्स को क्या पढ़ाना है उसमें पूरा वेल डिजाइंड है। उसके अंदर पेरेंट्स को क्या तैयारी करके मतलब बच्चे को पढ़ाना है वो तक उसमें दिया गया है। और फिर एग्जाम्स अपने टाइमली होते हैं, उसमें एग्जाम्स नाम की कोई चीज़ नहीं, खेल खेल में बच्चों के एग्जाम्स हो रहे हैं। तो ऐसा कुछ जिसमें बच्चों को मजा आए, बच्चे उसमें खुद इंटरेक्ट करें, तो ये फिर मतलब हम लोग प्ले स्कूल्स को बचा सकते हैं। प्ले स्कूल्स के जितने भी एंटरप्रेनर्स हैं या प्ले स्कूल्स पे जो काम कर रहे हैं और उसको आगे ग्रो करने के लिए ले जा रहे हैं, तो उनको यही चीज़ कुछ अपनाना पड़ेगा जिससे कि वो ला सकते हैं। छोटे छोटे इवेंट्स एक्टिविटीज़ कराइए, है ना, और भी क्रिएटिव सोचिए कुछ। अगर हम लोग बाहर से कुछ सिस्टम में अच्छा ला सकते हैं तो हो सकेगा। इसमें एक जो लोग प्ले स्कूल चला रहे हैं और जिसके बाद अभी तक प्ले स्कूल्स में छोटे छोटे बच्चों का क्या ना अलग अलग वो एक ग्रूमिंग स्टेट होती है, वो एक लर्निंग स्टेट होती है। तो आपको उसको हार्डली कुछ बुक्स और पैटर्न फॉलो नहीं करना है, आपको सिर्फ एक खेल खेल वाला ही अप्रोच लाना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो वैसे भी चीज़ें इतनी हार्ड हैं कि बच्चा मोबाइल पे इतना जाना आना पसंद नहीं करेगा, खासतौर से पढ़ने के लिए। लेकिन वो दिन भर मोबाइल यूज़ कर सकता है, लेकिन पढ़ने के लिए उसके लिए आपको कुछ क्रिएटिव इसी तरह की एनालॉजीज को लाना पड़ेगा और फिर वो उसको इंटरेस्टिंग क्रिएट करना पड़ेगा, तभी फिर वो हो पाएगा। थैंक यू प्रशांत फ्रॉम धनबाद, शेखर जी धन्यवाद, अमित मिश्रा जी धन्यवाद थैंक यू फॉर योर थम्स अप, आप मेरे को रेस कर रहे हैं, थैंक यू। आप ये तो मैंने जो जवाब दिया वो प्ले स्कूल्स के जितने भी हैं, और अगर आप लोग अभी तक प्ले स्कूल्स को रन कर पाए हैं और प्ले स्कूल्स को कंटिन्यू कर पा रहे हैं, तो मैं बोलता हूं कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और क्योंकि पिछले साल से ये हिट हुआ, ये इस साल से नहीं है। सारी चीजें खुली लेकिन प्ले स्कूल्स नहीं खुले हैं। प्ले स्कूल्स वहीं का वहीं है, पिछले साल के कोविड से लेके आज तक प्ले स्कूल वहीं पर है। तो मैं अपने मित्र को यही बोलना चाहता हूं जो पिछले बार मेरे से क्वेश्चन पूछे थे और 2-3 बार मेरे को लिख चुके हैं, मैं बस उनको यही सजेशन दे रहा हूं कि अपनी हिम्मत ना हारे, चीजें अच्छी होंगी। और बच्चों को तो पढ़ना ही पड़ेगा, वो प्ले स्कूल्स के जो बच्चे हैं वो पढ़ेंगे। माँ बाप कभी भी सारा चीज सेक्रीफाइस करके बच्चे को स्कूल में डालेंगे। अब आपके ऊपर है कि आप कितना इंटरेक्शन उसके साथ रखते हैं, आप बच्चों पे कितना ग्रूमिंग देते हैं। अगर आपको लगता है कि बच्चा आ नहीं रहा है, फीस नहीं दे रहा है, तो उसके लिए आपको ऐसी कुछ चीज अलग हटके खाली फीस नहीं मांगने के वजह पे आपको उसको एक वैल्यू प्रोवाइड करनी पड़ेगी। आप वैल्यू प्रोवाइड करने के लिए आपको पेरेंट्स तक जाना पड़ेगा। अगर आप पेरेंट्स को अगर वो वैल्यू क्रिएट करवा देते हैं, तो वो पेरेंट्स, ऐसा कौन सा पेरेंट्स है जो उनके बच्चों के लिए आप मदद कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो वो आपको फीस नहीं देगा, फीस देगा। और डेफिनेटली जैसे ही आप उसके बच्चों पे मेहनत करना स्टार्ट करेंगे, उन पे मेहनत करना स्टार्ट करेंगे, उनके ऊपर सोचना स्टार्ट करेंगे, उनको अलग अलग एक्टिविटीज में लाके ऑनलाइन तरीके से आप उसमें इन्वॉल्व करेंगे उनको, पेरेंट्स के मतलब आप छोटे छोटे कुछ एग्जाम्पल्स दे सकते हैं कि ये कर लीजिए या इसमें इन्वॉल्व कर लीजिए, उसमें इन्वॉल्व कर लीजिए, तो डेफिनेटली वो पेरेंट्स आपको डेफिनेटली एडमायर करेंगे, आपके एफर्ट्स को एडमायर करेंगे। एंड डेफिनेटली जब आप इतनी मेहनत कर रहे हैं तो उसका रेवेन्यू तो आएगा ही, और आपको डेफिनेटली उसमें प्रॉस्पेक्ट मिलेगा। किताबें, ड्रेसेस, है ना, ट्रांसपोर्टेशन फीस, ये सब अब सेकेंडरी हो गया। प्राइमरी आपको फोकस तो सिर्फ उसके बच्चों के डेवलपमेंट पे, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, फिजिकल हाइजीन मेंटेन पे आपको अलग से अगर कुछ क्लासेस लेना पड़े या अपने उस पर शामिल करें, तो डेफिनेटली वो आपका ग्रो करेगा आगे। आई होप मैंने सभी प्ले स्कूल्स मेंबर्स को मैंने जवाब दे दिया होगा, और आने वाले जितने भी लोग हैं, और उसमें मेरे से अगर किसी को पर्सनली किसी को और भी डिटेल चाहिए तो मैं आपको बता सकता हूँ और मेरे को लिख भी सकते हैं। सोमराजी, हाँ, मुनाफ हुसैन जी नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी लाइव। आपका कोई प्रश्न हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सोमराजी जी, सोम जी कैसे हैं आप? कैसे इस बरसात में आप मज़ा ले रहे हैं? और अगर कुछ क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अमित मिश्रा जी, वसीम सर, थैंक यू, गुड इवनिंग एंड थैंक यू वेरी मच। अशोक सिंह जी, थैंक यू। विकास, मैं तुम्हारा क्वेश्चन अब लेता हूं। आप पिछले बार 2 दिन से मेरे को पिछले 2 बार से मुझे ट्राई कर रहे हैं। रियल एस्टेट फील्ड में स्टार्टअप कंपनीज फॉर्मेशन कैसे होंगे और एंजल इन्वेस्टर्स कहाँ से मिलेगा?
अपनी स्टार्टअप के लिए क्या करूं? विकास, ये रियल एस्टेट का जो बिजनेस है ये काफ़ी अभी इस समय सभी का बिजनेस डाउन जा रहा है, तो रियल एस्टेट तो ऑलरेडी एक अपने पैरामीटर पे है कि वो भी अभी डाउन उतना ग्रो नहीं कर रहा है और ना ही ग्रो करेगा अभी कुछ समय के लिए। उसमें इन्वेस्टमेंट, अगर जो अच्छे इन्वेस्टर्स हैं, कुछ अलग तरीके से दो तरीके की सोचें हो रही है कि कुछ लोग इसमें जिनके पास इन्वेस्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, डेफिनेटली वो आपको अप्रोच करेंगे। लेकिन अभी जैसे इकोनॉमी रुकी हुई है और इकोनॉमी के हिसाब से लोग इन्वेस्ट करने में मतलब एक आम वर्ग जो कमा रहा है और जो सैलरीड है, वो उसके पास अगर कोई सेविंग है तो वो रोक के रखा हुआ है और वो रियल एस्टेट में अभी इन्वेस्ट नहीं कर रहा है। और जिसके पास ऑलरेडी है और जो जिसके पास पहले से स्टॉक मेंटेन है, इन्वेस्टर की तरह वो रुका हुआ है, तो वो डेफिनेटली अभी जैसे कि लैंड की प्राइस गिरी हुई है, चीज़ें गिरे हुए हैं, तो उसमें वैल्यू में वो डाल के वो उसको खरीदना चाहेगा। नॉट ओनली रियल एस्टेट, अभी जो भी गोल्ड का मैटर हो, जो भी चीज़ें जो हाई वैल्यूड रिटर्न्स देते हैं, डेफिनेटली उन वैसे अगर कस्टमर्स अगर आपको मिलते हैं, आपको उन वाले कस्टमर्स को फोकस करना चाहिए जो इस समय इन्वेस्ट करने के तैयार हो, ना कि आप ऐसे लोगों को कि जो अपना घर बनाना चाहते हो, ज़मीन खरीद के अपना घर बनाने के लिए सोच रहे हो, दैट दे विल बी नॉट लुकिंग आफ्टर इट। डेफिनेटली उनको अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से समझाया जाए कि अभी प्राइस सस्ती है, तो शायद वो अपना इस डाउनफॉल में वो कहीं से कट कॉस्ट करके वहाँ पर रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकें। ये रियल एस्टेट की कंपनीज आपको अगर आपका कहीं पे या किसी आपके मित्र में या किसी के साथ में अच्छा है एसोसिएशन है जिनके पास ऑलरेडी रियल एस्टेट का अच्छा अनुभव रहा हो, आप सबसे पहले उनके साथ अपना सहयोग करना स्टार्ट करें। आप उनके साथ सीखें, उनके साथ जुड़ें, है ना। आपके कोई डेफिनेटली हमारे अगर परिचय में देखा जाए तो विकास, उनके मित्र वगैरह जो भी हैं, आपके जो मित्र हैं जिनके पास ऑलरेडी रियल एस्टेट पे काम करने का बहुत अच्छा मन मतलब रहा हो और वो लोग वो काम करते रहे हों, उनके साथ आप जुड़िए और उनसे आप अनुभव लीजिए और फिर उसके बाद धीरे से अपना स्टार्ट करें। स्टार्टअप करने के लिए एंजल इन्वेस्टर्स के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि वो एक चीज़ देखते हैं कि वो लोग देखते हैं कि इस पे रिटर्न कितना है और हम लोग कितना रिटर्न ला पाते हैं और कितना रिटर्न हम लोग दे पाते हैं। तो इन्वेस्टर बेसिकली उसको कोई मतलब नहीं है कि आप इसमें कब मतलब इसमें कोई मतलब नहीं है कि आपका बिजनेस मॉडल क्या है। उसका पहला सबसे बड़ा जो वो देखता है कि आप उसका वो पैसा लौटा पाएंगे कि नहीं, सबसे पहला डूबेगा तो नहीं। दूसरी बात वो देखता है कि आपका फिर वो बिजनेस मॉडल पे आता है। फिर उससे भी ऊपर एक चीज होती है कि आपका एटीट्यूड क्या है। आप अगर मतलब कर गुजरने की तमन्ना रखते हैं और आप में अंदर एटीट्यूड है कि वो आप कर ही डालेंगे, तो डेफिनेटली सारी चीज़ों को कि इन्वेस्टर सबसे पहले इस चीज़ को प्रेफर करेगा और देखेगा कि आप कितने लोगों को आप उसका पैसा के लिए या अपने लिए खड़े होने के लिए सबसे पहले तैयार हैं कि नहीं। आप अपनी कंपनी, पैसा तो कोई भी लगा देगा, लेकिन उसको डर होता है कि उसका पैसा डूब ना जाए इन्वेस्टर्स का। तो डेफिनेटली अगर पैसा डूबने के चांसेस है तो कोई इन्वेस्ट नहीं करेगा। हाँ, ऐसे आदमी पे कभी इन्वेस्ट नहीं करेगा कि जो खुद में मतलब उसके अंदर एक उसकी पर्सनालिटी में या उसके एक्शन में ये दिखना चाहिए, झलकना चाहिए कि ये कैसे भी करके अपने लिए तो करेगा। तो फिर आदमी उस पे पैसा लगाता है कि जिसपे वो पैसा मतलब वो अपने लिए करेगा तो डेफिनेटली उसके रिटर्न्स लेंगे। कभी भी लंगड़े घोड़े पे दांव नहीं लगाया जाता है विकास। दांव उसी पे लगाया जाता है जो लंबी रेस का घोड़ा होता है, या उसको लगता है ये लंबी रेस का घोड़ा है, ये दौड़ पाएगा, ये सारे रग्बी रेस में ये सबसे फर्स्ट होगा। तो इसीलिए अगर आप इन्वेस्टर के पास अप्रोच कर रहे हैं तो सबसे पहले आप अपना ये पोर्टफोलियो बड़ा तगड़ा कर लीजिए, अपने बैकअप सारे क्वेश्चंस आंसर्स को तैयार कर लीजिए कि आप उनके सारे क्वेश्चंस पे खरे उतरेंगे। फिर आप अपना एक पिच बना लीजिए कि आपको कितना पैसा चाहिए। देखिए, इन्वेस्टमेंट कितना भी हो सकता है,
आपको कितना चाहिए और किस पीरियड में चाहिए, वो क्या फेजेस रहेंगे, क्या आपके पास क्लियर आंसर्स हैं, इस सब चीज़ों के आंसर्स हैं तो डेफिनेटली वो आपको आपसे इम्प्रेस होगा और आपको दे देगा। अगर आंसर्स नहीं है तो यानी कि वहाँ ब्लंट चला जाएगा विकास। तो आई थिंक थोड़ा सा होमवर्क आप विकास पहले अपने साथ कर लें। आप उनके साथ पहले अनुभव ले लें, जो आपके और अनुभवी दोस्त हैं या आपके अनुभवी गार्जियंस हैं जिनके साथ आप मतलब उठ बैठ के लिए कम से कम 5 साल 4 साल एटलीस्ट कुछ मिनिमम 3 साल तो आप उनके साथ अनुभव ले लें और फिर एक स्ट्रांग फाउंडेशन के साथ आप आएँ, अपनी कुछ सेविंग्स लेके कुछ कोशिश करें, कहीं से लोन्स आप खुद से लें और फिर इन्वेस्टर्स को अप्रोच करें तो डेफिनेटली हो जाएगा विकास। होप विकास मैंने आपका आंसर दे दिया होगा। और विकास कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे ज़्यादा दूर नहीं है, आप तो मेरे स्टूडेंट ही हैं और आप कभी भी मुझे फ़ोन कर सकते हैं। अच्छा, ये एक फ़ोन आ रहा है। वेरी गुड। मैं आपका आंसर फेसबुक पे दे रहा हूँ, आप मुझे देख रहे हैं ना, मैं आपका आंसर फेसबुक पे देता हूँ। ठीक है, हाँ मैं बताता हूँ, BSc IT। ओके, थैंक यू। ये एक सनोज करके लड़का है जो मेरे को कनेक्ट किया हुआ है और बोलता है कि इसका क्वेश्चन था कि BSc IT या BCA में से मैं क्या करूं, मेरा 12th कंप्लीट हो गया और BSc IT और BCA में मैं BCA कोर्स में कौन सा ऑप्ट करूं और कौन सा बेहतर होगा। सनोज, मैं आपको ये बताना चाहता था कि ये 4 से 5 जब बच्चा 12th पास करता है या 12th आता है तो अगर वो उसको अगर कंप्लीटली कंप्यूटर में अगर अपना इंजीनियरिंग में अगर आपका इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली आप इंजीनियरिंग की तरफ जाएं, है ना। कंप्यूटर में टेक्निकल में 3 कोर्स खुल जाते हैं, इंजीनियरिंग खुल जाता है, BTech इंजीनियरिंग हो जाता है, BCA हो जाता है और BSc IT हो जाता है। तो अब मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जैसे अगर BSc BA या BSc IT में से आप दोनों में से कौन सा चुने, आपने क्लियरली आप निश्चित हैं कि इंजीनियरिंग तरफ नहीं जाना है, तो देखिए इंजीनियर्स क्या होता है, इंजीनियर क्या बेसिकली वो आर्किटेक्चर भी होता है, वो एक तरीके से डिज़ाइनर भी होता है और पूरा फ्रेमिंग को डिलीवर भी करता है किसी भी फील्ड में, है ना। अगर इसको एक आम भाषा में समझें सनोज कि BCA बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन है, BSc IT एक सिंपल BSc IT है ना। तो जो भी फ्रेमवर्क हो रहा होगा, डिजाइनिंग होगा, तो वो बेसिक आर्किटेक्चर का डाउन फ्लो होगा, तो वो सारा कोर्स कंटेंट है ना BTech वाले कंप्यूटर साइंस में जाता है पूरा। उसको फुल प्लेटफॉर्म हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से लेके आर्किटेक्चर डिजाइनिंग और फ्लोज को अगर पता करना होगा तो उसको डेफिनेटली इंजीनियरिंग करना चाहिए। लेकिन सारा काम तो आप BTech वाला नहीं कर सकता, क्योंकि आर्किटेक्चर के बाद फिर उसको एक हेल्पर चाहिए होते हैं या उसको एग्जीक्यूट करने वाले लोग चाहिए होते हैं। तो जब वो आर्किटेक्चर हो जाता है, डिज़ाइनिंग कंफर्म हो जाती है किसी भी सिस्टम सॉफ्टवेयर का या सिस्टम एप्लीकेशंस का, तो फिर उसको हेल्प करने के लिए एक थोड़ा सा BTech के थिंकिंग आर्किटेक्चर के नॉलेज इसको हल्का फुल्का हो, लेकिन वो इम्प्लीमेंटेशन में स्ट्रांग हो। वो उसको डिजाइनिंग उसको दी गई है या इम्प्लीमेंटेशन जो दी है उसमें अगर स्ट्रांग हो, तो वहां पर BCA वालों की जरूरत पड़ती है, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस। तो बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस वालों को आप उस समय अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है तो आप BCA ले सकते हैं। और अगर आप जैसे BSc IT वाले में क्या होता है ना कि फिर BSc BCA और BSc IT वाला जो स्टूडेंट होता है, ये BSc IT वाला एक BCA से भी नीचे होता है, क्योंकि बेसिकली फिर वो इम्प्लीमेंटेशन से भी नीचे हो जाता है। यानी कि आप फिर आप उसको बिल्कुल जो ज़मीनी स्तर पे है वहाँ पर उस पर आप काम कर रहे होते हैं, आप उसको बिल्कुल मतलब उसको फिटिंग में जाते हैं, आप पूरा उसको मतलब इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं, आप उसको आर्किटेक्चर डिज़ाइनिंग का जो पार्ट है उसको आप एक एक करके हेल्प करते हैं, वहाँ पर BSc IT की वर्कफोर्स लगती है। तो अगर इसका देखा जाए तो पूरा एक आर्किटेक्चर है, एक पूरा एक लेयर है, उसमें हम लोग टॉप पे अगर देखें तो डेफिनेटली आर्किटेक्चर का फ्रेमवर्क होता है। जैसे कि एक घर बनता है तो घर बनाने के लिए पहले एक नक्शा होता है, नक्शा डिज़ाइन किया जाता है ना, उसमें नींव डाली जाती है, उसके पिलर्स डाले जाते हैं, उसकी फिर
फ्लोरिंग होती है ना, तो टेरेस बनाया जाता है। तो वो काम आर्किटेक्चर डिजाइनिंग वाला पूरा एक इंजीनियर प्लेटफॉर्म से होता है। फिर उसके बाद वो जो इम्प्लीमेंट है वो इंजीनियर के देख रेख में एक कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया था। तो वो कॉन्ट्रैक्टर वाला काम वो क्या करता है, वो पूरा डिजाइनिंग का जो दिया गया है इंजीनियरिंग के द्वारा, इंजीनियर्स के द्वारा, और इंजीनियर के साथ खड़े होके वो पर्टिकुलर उसकी दीवारों को कंप्लीट कर रहा होता है, उसके दरवाजों को देख रहा होता है। इस तरह से बीसीए वाला भी कंप्यूटर्स में उस एप्लीकेशन जो सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग उसको वो उसके जो मॉड्यूल्स हैं उसको वो प्लग इन कर रहा होता है ना, उसको डिजाइन को जो फ्लो है, डाटा फ्लो जिस तरह से हो रहा है उसको वो देख रहा होता है और वो कर रहा होता है। लेकिन कॉन्ट्रैक्टर अकेले नहीं कर रहा होता है, मकान बनाने में कॉन्ट्रैक्टर अकेले नहीं कर रहा होता है, वो कर रहा होता है किसी के इंजीनियर के द्वारा कर रहा होता है। उसके उसके दिशा निर्देश के हिसाब से इम्प्लीमेंट हो रहे होते हैं। तो फिर उसके लिए उसके अब वो जब अगर वो बनाने जा रहा है, डाटा फ्लो बनाने जा रहा है, या मलिक मकान की बात कर रहा था मैं, तो उसमें अगर वो जा रहा है दे रहा है तो उसके बाद उसको एक हेल्पर की जरूरत पड़ेगी, जहां पर वो उसकी एक एक दीवार, एक एक डिजाइनिंग पे वो फोकस कर पाएगा, तब फिर वो जाकर उसको हेल्प करेगा। तो वहां पर बीएससी की एक वर्कफोर्स चाहिए होगी, क्योंकि इट इज लाइक एक इंजीनियर के अंदर में 4-5 बीसीए वाले होते हैं, और बीसीए के वाले के अंदर 10, एक बीसीए वाले के अंदर 4-5 और बीएससी आईटी वाले होते हैं। तो डेफिनेटली अगर ग्रेडिंग देखा जाए तो सबसे ऊपर बीटेक वाला है, फिर उसके बाद आपका बीसीए वालों को थोड़ा सा वेटेज दे दिया था, बीएससी आईटी वालों को तो उसके बाद में डिग्री की, इस तरह से ये हायरार्की बनी हुई है। आपके अब ऊपर है सनोज, जो आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा, अब आपके ऊपर है कि आप उसको किस तरह से देखते हैं। आपको बीसीए करना है या बीएससी आईटी करना है, इट्स योर चॉइस। मेरी तरफ से जो बताना था मैंने आपको क्लियरली बता दिया कि आप ये 3 कोर्सेज हैं। इस कोर्सेज में आपको जो आपको समझ में आता है, कि आपको लगता है कि नहीं बीटेक करके 4 साल वाला कोर्स करें या बीसीए या बीएससी आईटी करें, और आपका जैसे फीस का जिसमें इसमें जो भी है, आजकल तो फीस सभी जगह पे कम में ही भी हो जाता है, आजकल स्कॉलरशिप्स भी आती हैं स्टूडेंट्स को, तो उसको आप लाइट चला गया।